गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर। एके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं पॉलिटी की। और इस पॉलिटी का जो सेशन है ये यूपी पीसीएस को टारगेट करके लाया गया है। और इस यूपी पीसीएस में पॉलिटी की एक बहुत बड़ी भूमिका है, उस भूमिका को हम लोग समझते हैं और चैप्टर वाइज अपने आप को डेवलप करते चलते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर समझना ये है कि पेपर कैसे किया जाए, कैसे क्वेश्चन को पास करना है, कैसे हमको बीट करना है। ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन को समझना भी है, क्योंकि जैसे पॉलिटी लोगों को जिस प्रकार आसान क्वेश्चन लगते हैं पॉलिटी में, लेकिन पॉलिटी में वहीं कुछ क्वेश्चन कठिन भी आ जाते हैं। कठिन कैसे होते हैं? जब पॉलिटी का सेक्शन जब सिद्धांत के साथ व्यवहार से जोड़ दिया जाता है, और जैसे ही सिद्धांत के साथ व्यवहार से जोड़ा गया तो वो क्वेश्चन सबसे बेहतरीन हो जाता है। फिर वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। और जब तक सिर्फ सिद्धांतगत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन को करने में कहीं समस्या नहीं होती। तो अपने आप को डेवलप करना है, कंटेंट को भी माइंड में सेट करना है, साथ में टॉपिक को सेट करना है, प्लस क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, 10 वर्षों में क्वेश्चन की प्रकृति कैसे चेंज हो रही है उसको समझना है। और मैंने देखा कि जब से सीसैट प्रोसेस आया तब से जीएस में खासकर पॉलिटी की भूमिका बढ़ गई। पॉलिटी की भूमिका यहाँ तक बढ़ गई कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, कभी 17, कभी 18, कभी 20 क्वेश्चन। तो उस पॉलिटी के सेक्शन में जो संविधान है उसको समझना है, और संविधान क्या है उसको समझते हुए संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक क्वेश्चन पर टॉपिक को परिभाषित करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे जरा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है संविधान सभा से संबंधित। आप देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहां पर पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि सत्य है कि असत्य पूछा जा रहा है। अगर सत्य पूछा जा रहा है तो उस पर हमको स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। अब देखो, पहला स्टेटमेंट यहां क्या कह रहा है कि इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। अगला देखिए क्या कह रहा है, इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। अब स्टेटमेंट को समझना और उसके बाद हम लोग टॉपिक को समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। फिर अगला देखो जरा, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यहां समझने वाली बात है कि आखिर ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार है क्या इसका यूज संविधान सभा में हुआ था, इस पर भी चर्चा होगी कि मताधिकार के आधार पर किया गया था। अगला देखो, कह रहा है कि यह एक बहुदलीय निकाय थी। देखिए जरा, यहां पर भी यह पॉइंट बोला जा रहा, यह एक बहुदलीय निकाय थी। तो यहां पर आपको देखना है, कूट में आंसर देना है और आंसर दीजिए, और एक एक विकल्प पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आइए समझते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखो जरा, बहुत ही आसान है, समझना बहुत आसान है क्वेश्चन को। देखो, कह रहा है कि संविधान सभा के विषय में कौन से कथन सत्य है। अब कह रहा है कि इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। सबसे पहला प्रश्न ये था कि संविधान सभा को बनाना, और संविधान सभा को बनाने के लिए किसकी संरचना पर उसको बनाया जाए, तो उसके लिए 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया। और उस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ही था कि भारतीय जनमत के नेताओं के साथ मिलकर के एक संविधान सभा का निर्माण करना। और उस संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। तो हम लोग बोलेंगे कि पहला स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। इसके बाद जैसे ही हम लोग दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं तो बोलता है कि इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। बोले सही बात है, सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। देखो दोस्त, यहां पर हम समझना चाहते हैं, ये जो सीमित मताधिकार वाला शब्द है, सीमित मताधिकार, देखिए जरा क्या बोल रहा है। ये जो सीमित मताधिकार आप देख रहे हैं, 1935 में भारतीय शासन अधिनियम आया। उस भारतीय शासन अधिनियम में बोला गया कि मत देने का अधिकार, देखो क्या कह रहा कि मत देने का अधिकार
अधिकार सिर्फ उनको है जो शिक्षा, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास संपत्ति है, देख रहे हैं, जिसके पास संपत्ति है और जो कर देते हैं गवर्नमेंट को, वही लोग मत दे सकते हैं। और ऐसे मत देने वाले लोगों का जो परसेंटेज था वो बहुत ही कम था, 10 से 14% मात्र परसेंटेज था। इसीलिए बोला गया कि संविधान सभा में जो मताधिकार था वो सीमित मताधिकार का कॉन्सेप्ट था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पीछे देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर कह रहा है इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, राइट स्टेटमेंट। अगला कह रहा कि इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, बोले गलत बात है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पॉइंट है ये गलत हो रहा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, जितने भी लोग वयस्क थे सभी लोग मत नहीं दे सकते थे। वयस्कता का कॉन्सेप्ट, हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार को कम से कम 15 वर्षों तक स्थगित किया जाना चाहिए, और जबकि राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू इसके पक्षधर थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर वयस्क मताधिकार सार्वभौम का यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे, सीमित मताधिकार था। क्योंकि यहां पर बोला गया कि हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनना है, मुझे जो मेरा प्रतिनिधित्व कर सके ऐसे व्यक्ति को चुना, और वो ऐसा व्यक्ति वही चुन सकता है जो शिक्षित हो, जो समझ सकता है कि मेरे अधिकार क्या हो, मेरे अधिकारों की मांग कौन कर सकता है। तो वहां पर शर्त लगा दी गई 1935 के अधिनियम से कि जो शिक्षित है, जो संपत्ति है, जिसके पास जो कर देता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ सेकंड सही है, लेकिन थर्ड पॉइंट गलत हो रहा है। चौथा कह रहा है एक बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही बात है। जब कैबिनेट मिशन, ये हमारा 1946 में आता है, आइए बात करते हैं जरा। ये जो कैबिनेट मिशन आप देख रहे हो, कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन आप देख रहे हो 1946 में आ रहा है, 1946 में। तो जब ये आया तो इसके तहत यहाँ पर संविधान सभा का चुनाव हुआ, और जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, आप देखिए जरा, इसको समझिएगा टॉपिक को, तो ये जुलाई की बात है, जुलाई और अगस्त की बात है। 1946 जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो रहा संविधान सभा का। और जब इस चुनाव में देखा गया तो यहाँ सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस निकली, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस के 208 सदस्य थे, यानी टोटल 389 सदस्य हैं, उसमें कांग्रेस के 208 हैं। और उसके बाद आप देखेंगे मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को आपको समझना है, यहाँ 73 लोग थे। मुस्लिम लीग के आप देख रहे हैं कितने लोग, 73 लोग हैं। इसके बाद अन्य छोटे छोटे दल इसमें शामिल थे, जिससे 15 लोग शामिल थे, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर निकली। हालांकि ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने इसका एक प्रकार से आलोचना की, इस बात की कि 208 सदस्यों की आलोचना क्यों किया। आलोचना करने का प्रश्न ये था कि जो संविधान सभा है, भाई यहाँ पर जानते क्या बोल रहे हैं कि संविधान सभा में आप देखिए जरा, कह रहे हैं कि संविधान सभा जो है इसमें कुल 389 सदस्य हैं, जरा देखिएगा। और इस 389 में 292 प्लस 4 प्लस 93, जरा देखिए ये तो 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित थे, ध्यान देने वाली बात है, ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित, देख रहे हैं जरा, ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित। ये 4 जो थे ये कमिश्नरी प्रदेश थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से, कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित, कमिश्नरी निर्वाचित। और ये जो 93 आप देख रहे हैं ये देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे, देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का मनोनयन हुआ था। मनोनयन देखो यहाँ पर 93 देशी रियासत से मनोनीत किए गए प्रतिनिधि थे, वो मनोनीत आए। लेकिन वहीं 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र में बेटा दिल्ली भी था, ध्यान रखने वाली बात है, अजमेर है, मेरवाड़ा है, कुर्ग है, बलूचिस्तान है, ध्यान रखेंगे। वहीं पर 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश प्रांत इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय ब्रिटेन का आधिपत्य था, ब्रिटिश अंग्रेज का आधिपत्य था, इसलिए ब्रिटिश प्रांत बोला जाता है। और यहाँ ध्यान रखना 389 में 296 आप देख रहे हैं निर्वाचित हो रहे हैं और 93 इसमें मनोनीत किए जा रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें सबसे बड़ी जो निर्वाचित 296 उसमें कांग्रेस के 208 हैं केवल,
यानी पूरी संविधान सभा कांग्रेस ही तो लग रही। तो इसीलिए ग्रैनविल ऑस्टिन ने आलोचना किया, उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो एक पीसीएस में क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी रिवाइज्ड भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ पूछ लिया जाएगा कि ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, तो आप बोलेंगे ऐसा स्टेटमेंट तो ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने दिया था, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पीछे देखो आप, क्वेश्चन कर रहा है कि यह एक बहुदलीय निकाय थी। बिल्कुल सही बात है, बहुदलीय निकाय थी, कई सारे दल मिलकर के संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे 1 2 4 सही है, ध्यान रखेंगे 1 2 4। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ये आपका विकल्प हो जाएगा 1 2 4, सी आंसर आपका राइट आंसर हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्या करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखिए जरा ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला कह रहा है कि संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। देखिए जरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। अगला कह रहा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला देखो करा उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला कह रहा कि संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। अब बेटा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि असत्य यानी हमें गलत बताना है, हमें सही नहीं बताना है। इन चार विकल्पों में एक तो गलत है, उस गलत स्टेटमेंट को बताना है कि कौन गलत हो सकता है। चलिए आइए बताते हैं। अब पहला देखो करा संविधान सभा में अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है आइए समझते हैं। देखो जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा आप देखेंगे जरा, इस संविधान सभा में अनेक समितियां थी, ये आप देख रहे हैं अनेक समितियां। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अनेक समितियों में कुछ इंपॉर्टेंट समितियां जिनकी हम बात करते हैं, हालांकि आप लोग जानते हैं ये सब बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परीक्षा के समय छोटी छोटी बातों को ही ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं और इनके कुछ अध्यक्ष हैं, इनको ध्यान देना है, अध्यक्ष हैं। अब जैसे समिति की अगर हम बात करें यहां पर, तो जैसे आप बोल सकते हो संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ये आप बोल सकते हैं संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष आपके जो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं पंडित, वो हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति आप देख रहे हैं जरा। अब इस संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो यही है जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू, ये आप देख रहे हो जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार अगर हम प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट समिति है प्रांतीय संविधान समिति की अगर हम बात करें, प्रांतीय संविधान समिति की अगर हम बात करें तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर इसी प्रकार हम लोग और बात करें प्रांतीय संविधान समिति से आगे बढ़ें तो सलाहकार समिति में आ जाए, सलाहकार समिति में आ जाए, और सलाहकार समिति में आ जाए तो फिर वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। देख रहे हैं इंपॉर्टेंट समिति आप देख रहे हैं। और ये जो सलाहकार समिति है इसकी दो उप समितियां थी बेटा, एक मूल अधिकार समिति थी, ध्यान रखेंगे एक मूल अधिकार समिति थी, आपने नाम सुना होगा जेबी कृपलानी का, समझ रहे हैं, और एक अल्पसंख्यक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी साहब। एससी मुखर्जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी नाम था, हालांकि वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, बहुत बड़ा नाम था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष दो थे जिसमें प्रमुख कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी जिनका नाम एससी मुखर्जी था, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार और आगे अगर देखें हम लोग तो प्रांतीय जैसे हो गया, उसी प्रकार प्रारूप समिति आप बोल सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, संविधान का पिता बोलते, आधुनिक मनु बोलते, बहुत सारी बातें इनके बारे में बोली जाती। प्रारूप समिति वेरी इंपॉर्टेंट समिति, इसे ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, तो बोलेंगे ड्राफ्ट कमेटी। जरा ध्यान दीजिएगा, ड्राफ्ट कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है, मसौदा समिति भी बोलते हैं इसे, ध्यान रखेंगे। इसका जो गठन है, अगर हम इसके गठन की बात करें तो 29 अगस्त को गठन हो रहा,
1947 में। और आप सभी जानते हैं कि इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी, तो बोलेंगे कुल सदस्य संख्या जो है वो आपकी कुल सदस्य संख्या जो है वो 7 है, 7। इस 7 में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो अध्यक्ष है, और अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष हैं, और 6 इसमें अन्य सदस्य हैं। आपको पता है एक बार पीसीएस कमीशन ने क्या किया, कि उसने क्वेश्चन कर लिया, और उसने क्वेश्चन ये किया कि भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, अन्य कितने सदस्य, लोग ध्यान ही नहीं दिए कि अन्य कितने, लोग 7 तुरंत बोलते हैं ना, 7 नहीं बोलना, अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अन्य कितने सदस्य, तो 6 सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी समितियां हैं जिनको आप बता सकते हैं, जैसे हम बोलें तो रियासत समिति आप बोल सकते हैं, रियासत समिति है, संचालन समिति, देखिए जरा संचालन समिति, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नियम समिति है, नियम समिति है। अगर हम इन समितियों की बात करें यहां पर, तो आप क्या देखोगे कि इनके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। तो इस तरह समितियों को ध्यान रखना। यहां पर हम लोग पीछे चलते हैं, साथ में आपको पढ़ते रहना। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बोले राइट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा करा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, बेटा गलत हो गया, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, गलत हो गया स्टेटमेंट, असत्य ही बताना था, बी गलत हो गया। अब देखिए जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो यहां ध्यान दो जरा, एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, जब आपसे प्रथम अध्यक्ष बोल रहा है तो आपको बोलना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको बोलना है। देखिए जरा क्या नाम आया, एक्चुअली जो संविधान सभा है इसकी जो प्रथम बैठक हुई, इसकी जो प्रथम बैठक हुई है, आप जरा देखिएगा, प्रथम बैठक ये होती है 9 दिसंबर को हो रही, 1946, आप देख रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को। इस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। किसको बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष, तो बोले बहुत आसान है, देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो है वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रथम पद धारित कर रहा व्यक्ति वही प्रथम अध्यक्ष है, अस्थायी। हम राजेंद्र प्रसाद का नाम कब लेते हैं, जब हम बोलते हैं कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है, तब राजेंद्र प्रसाद है। अगला प्रश्न होता है कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो किसके प्रस्ताव पर, तो आप बोलोगे जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर, जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, राइट स्टेटमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आगे बढ़े हम लोग, अगर और आगे चले और आगे देखें तो यहां पर अब पीछे चलते हैं, देखें जरा। अब अगर यहां पर स्थायी अध्यक्ष की बात होती, स्थायी अध्यक्ष, अगर आपसे क्वेश्चन स्थायी अध्यक्ष पर कर लेता तो आप बोलते कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको बोलना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बन रहे हैं, तो 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष आपके बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो तो पीछे देखते हैं क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। तो ये प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, गलत स्टेटमेंट हो गया। अगला देखो, कह रहा उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न, और बोले स्टेटमेंट सही है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हाँ आइए समझते हैं। देखो जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आप देख रहे हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव आप देख रहे हैं ये 13 दिसंबर बेटा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया।
ये आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ये पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को यह पास हो गया। पास मतलब पारित, पास हो गया संविधान सभा द्वारा। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। तो देखो पीछे क्वेश्चन क्या करा कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बोले सही बात है। अगला कह रहा है कि संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, सही बात है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया? बी फॉर बॉम्बे आंसर हो गया। असत्य हमको बताना था, यहाँ बी गलत हो गया। यानी एक एक पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे और टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, और जो आपका पीसीएस का एग्जाम होने वाला 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं क्लास से। सिर्फ आप क्वेश्चन को देखें, व्याख्या को देखें और अपने आप को डेवलप करते रहें, और आप देखेंगे कि अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। आप देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को, क्या कह रहा है, प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यह पहला स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन आप देखें, कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल तीलियां कितनी है? 24। अगला देखो, कह रहा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। अगला देखो क्या करा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2 सही, केवल 2 सही, समझ रहे हैं, केवल 2 3 सही, केवल 1 2 3 4 सही। यहाँ पर हमको सही बताना है, सही बताना है। चलिए आइए समझते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, क्या ये बात सही है? बोले सही बात है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। इसी प्रकार अगर आगे देखें, राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल तीलियां कितनी है? 24। बोले हाँ सही बात है, 24 तीलियां हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार और आगे बढ़े, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, गलत बात है, 3:2। लंबाई चौड़ाई के अनुपात 3:2 क्या है? 2 है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। तो स्टेटमेंट हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पर बोलेंगे ए फॉर इलाहाबाद, आपका आंसर सही हो गया। समझ गए? ए आंसर राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन उसमें बहुत अधिक समय नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो जरा, यहाँ ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम हॉल में कई बार मैंने देखा कि गलतियां हो जाती हैं कि असत्य है कि सत्य है, असत्य है। यहां पर देखो जरा, तो कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमको गलत बताना है। कह भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। यानी ये कह रहा कि जो संविधान का निर्माण हुआ उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है। अगला कह भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई। अब देखो, भारतीय संविधान के निर्माण होने तक, निर्माण कब हो रहा है आप बताएं? 26 नवंबर 1949 को। समझ रहे हैं? लागू कब हो रहा? 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना है। फिर अगला संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जुलाई 1950 को अपनाया। फिर अगला कह रहा है कि संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया। यहां पर दोस्त आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो पॉइंट आपको बताना है। चलो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे सकते हैं। क्या हो सकता है? आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, और आप जवाब दे सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए बता दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला पॉइंट सही है। कह रहा है कि भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई। एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना उस समय तक केवल 11 बैठकें हुई थी। लेकिन संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई दोस्त, आइए बात करते हैं। देखो, संविधान निर्माण, समझ रहे हैं, संविधान निर्माण कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये संविधान निर्माण हो गया। और संविधान लागू कब हो रहा है? देखो जरा, यहां पर देखने वाली बात है कि जो संविधान है हमारा, संविधान लागू, ये तो बनकर तैयार हो गया। यहां पर बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार, इस डेट को बनकर तैयार हो गया। और संविधान लागू हो रहा है दोस्त 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जरा देखो, 26 नवंबर 1949 तक बैठकें कितनी हो रही? 11 बैठकें हो रही, 11 बैठकें हो रही। लेकिन अगर हम देखें संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान, यहां ध्यान देने वाली बात है
कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी को होती बेटा, 24 जनवरी 1950 को हो रही। देखिए जरा, और इसको 12वीं बैठक माना गया है, ये 12वां अधिवेशन इसको मान लिया गया। यानी संविधान सभा को निर्मित होने में कितने अधिवेशन लगे? 11। लेकिन संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हो रही है, समझ रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को इसको 12वां अधिवेशन मान लिया गया है, 12वीं बैठक मान लिया गया है। तो इस प्रकार संविधान लागू होने के समय तक कितनी बैठकें हुई? 12। लेकिन संविधान के निर्मित होने के समय कितनी बैठकें हुई? 11। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है वो राइट स्टेटमेंट है। आप देखें जरा, करा भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई, सही बात है। अगला करा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया, क्या ये बात सही लग रही? आप देख कर बताएं मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बात सही है, लेकिन आप बताइएगा कि आपको क्या सही लग रहा है। यहाँ पर क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है जो 26 जनवरी 1950 बोल रहा है? आसान क्वेश्चन है और आप बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन है और आप इसका जवाब दे सकते हैं कि कब हो रहा है। तो बताएं सभी लोग, तो आप क्या बोलेंगे? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया, बोले गलत बात है, 24 जनवरी होना चाहिए था 1950, 24 जनवरी को अपनाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला करा, संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1935 में प्रस्तुत किया गया। आपने एम एन राय का नाम बेटा सुना होगा। एम एन राय ने सबसे पहली बार संविधान सभा के गठन के विचार की बात किया था। एम एन राय साहब ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात किया था। लेकिन वहीं पर अगर हम भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की बात करें, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की बात करें, तो आप ये बोल सकते हैं वहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से कि स्वराज पार्टी ने 1934 में इसकी मांग किया था रांची में, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कौन सा कथन असत्य है? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है। कह कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये कह रहा, कौन निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पहला करा जेबी कृपलानी, दूसरा करा सरदार पटेल, तीसरा करा गोपाला स्वामी अयंगर, अगला करा लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अगला करा टीटी कृष्णामाचारी, है ना। देखो यहाँ पर एक्चुअली प्रारूप समिति में हम लोगों ने अभी बात किया था बेटा, यहाँ पर कि जो प्रारूप समिति है, प्रारूप जो समिति, अभी हम लोगों ने बात किया था कि इसका गठन जो है वो 29 अगस्त को हो रहा है, 29 अगस्त, आप देख रहे हैं 1947 में। और इस प्रारूप समिति में आप देखेंगे इसमें कुल सदस्य की अगर बात करें, कुल सदस्य तो 7 है। और इस 7 में जो एक है वो तो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष के पद पर हैं और उस अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, अंबेडकर, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इसमें जो 6 अन्य सदस्य हैं वो आपको ध्यान देना है कि 6 अन्य सदस्य कौन से हैं। तो क्या यहां पर आप बोलोगे जेबी कृपलानी साहब इसमें शामिल है? बोले गलत बात हो गई, जेबी कृपलानी इसमें शामिल नहीं है। सरदार पटेल इसमें शामिल, गलत बात है। तो फिर यहाँ गोपाला स्वामी अयंगर जो दिया गया, सही बात है, शामिल है। फिर कह रहा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये इनको शॉर्ट में AK अय्यर बोला जाता था। वहीं टीटी कृष्णामाचारी शामिल है, बोले सही बात है। अब देखो 3 यहाँ पर सदस्य मिल गए, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णामाचारी आपको मिल गए। यहाँ पर टीटी कृष्णामाचारी आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति VT कृष्णामाचारी है, वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर जो नाम दिया गया टीटी कृष्णामाचारी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 6 सदस्यों में जैसे आप देख रहे हैं अल्लादी AK अय्यर को आप देख रहे हैं, इसी प्रकार गोपाला स्वामी अयंगर को देख रहे हैं, ये 3 सदस्य प्रारूप समिति को फिल करते हैं। लेकिन ये जो 2 सदस्य हैं ये प्रारूप समिति को फिल नहीं करते, यानी ये प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि हमको 6 सदस्य के नाम आने चाहिए, अन्यथा आप गलत कर जाएंगे। ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विसेज में, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, हमें नहीं बताना है। तो ये 2 नहीं थे, समझ रहे हैं, नहीं थे, ये 2 नहीं थे। तो 1 और 2 आपका आंसर हो गया कि इन्हें शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे, नहीं थे। कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, हमको नहीं बताना है, ना कि है ये बताना है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर हो गया बेटा A फॉर इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए जरा क्या करा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहला करा कि संचालन समिति, अभी पीछे हम लोगों ने समिति का टॉपिक पढ़ा था और वहां पर देखा था कि संचालन समिति, तो संचालन समिति किसकी है? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, देखो जैसे संचालन समिति की बात कर रहा, अब संचालन समिति बोले
रियासत समिति बोले, समझ रहे हैं, रियासत समिति बोले, या फिर नियम समिति बोले, नियम समिति। अर्थात इस तरह की समितियां बोलता है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप ले लेंगे, समझ गए। संचालन समिति, रियासत समिति और नियम समिति में आप किसको ले लेंगे तो बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4 ले लेंगे। तो देखो ए में 4 विकल्प चलेगा, ठीक है। अगला अगर आप प्रांतीय संविधान समिति, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रांतीय संविधान समिति हो या सलाहकार समिति हो, उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रांतीय जो संविधान समिति है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 3 विकल्प हम ले सकते हैं। अगला करा संघीय संविधान समिति, ये संघीय शब्द है बेटा, संघीय। तो जो संघीय संविधान समिति है, संघ शक्ति समिति है, संघीय संविधान समिति है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाता है। संघ शब्द जुड़ जाए आप खट से जवाहरलाल नेहरू कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आप बता पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लेंगे, संघीय संविधान समिति, कहीं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला करा मूल अधिकार उप समिति, ये बेटा जो सलाहकार समिति, मूल अधिकार उप समिति जो आप देख रहे हैं ना, अब मैं थोड़ा सा इधर एक पेज लेता हूं। देखो एक समिति है बेटा सलाहकार समिति, है ना। और ये जो सलाहकार समिति है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये किसकी है तो बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और इस सलाहकार समिति की 2 उप समितियां हैं, देखो जरा, इसकी 2 उप समितियां हैं। देखो यहां पर इसकी 2 उप समितियां, 2 उप समितियां, ठीक है। और ये जो 2 उप समितियां आप देख रहे हैं यहां पर, अगर इनकी हम चर्चा करें तो देखो जरा, 2 उप समिति की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक जो उप समिति है वो मूल अधिकार समिति है, उप समिति है मूल अधिकार समिति। और एक है अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति बेटा। अब यहां पर ध्यान दो, मूल अधिकार जो उप समिति आपकी है ना, इसके जो अध्यक्ष हैं, देखो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, जेबी कृपलानी है। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है तो आप बोलोगे जेबी कृपलानी, ये आपको ध्यान रखना है, जेबी कृपलानी साहब है। वही जो अल्पसंख्यक समिति आप देख रहे हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं एच.सी. मुखर्जी साहब। ये जो एच.सी. मुखर्जी का नाम आप सुन रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एच.सी. मुखर्जी। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, ये भी ध्यान रखना। ये संविधान सभा के क्या थे तो बोलेंगे उपाध्यक्ष भी थे, आपको ये पॉइंट ध्यान रखने वाली है, एच.सी. मुखर्जी साहब, ठीक है। चलिए तो पीछे आते हैं, देखो जरा, अब ये कहा कि मूल अधिकार उप समिति, तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे घर से, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में 2 ले लेंगे। देखो यहाँ 1, तो 4312 ऑप्शन हो जाएगा, 4312, तो सी आंसर हो गया ये 4312, अपने आप आंसर निकल गया, सी फॉर चेन्नई हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था और आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो पॉलिटी में क्वेश्चन जो हैं आसान ही रहते हैं, कभी कभी कठिन आते हैं, कठिन तब होते हैं जब सिद्धांत के साथ व्यवहार को जोड़ दिया जाता है। तो हमको सिद्धांत प्लस व्यवहार दोनों पॉइंटों को पढ़ना है और पढ़ते हुए चलना, आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे आपके सामने ये रहा। देखो क्या करा भारत एवं अमेरिका के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है। देखो क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है। ये करा कि दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोनों में, ये दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर देखो करा कि दोनों में इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। ये हमको एक समान वाला पॉइंट बताना, क्या भारत एवं अमेरिका दोनों में एकल नागरिकता। मेरे भाई क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में एकल है तो क्या अमेरिका में भी एकल नागरिकता। ध्यान दो जरा। अगला करा दोनों में इकहरी न्यायपालिका, अगला करा दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं, अगला करा संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती। अब बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। ये करा कि भारत एवं अमेरिका के संविधान के विषय में कौन सा प्रावधान एक समान, मतलब ऐसी व्यवस्था आपको बताना है विकल्प में जो भारत में भी सेम हो और अमेरिका में भी सेम हो, आपको ऐसे बताना है। क्या बताएंगे आप, आंसर देना है आपको, बताएं जल्दी से। अब यहां पर देखिए जरा, करा दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान, गलत हो गया। आइए हम लोग देखते हैं। देखो जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत की, और यूएसए की बात करें,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत। भारत में एकल नागरिकता है, ये पॉइंट ठीक है, एकल नागरिकता ये सही है। लेकिन क्या यूएसए में एकल नागरिकता? बोले नहीं, बात यहां पर क्या है तो बोलेंगे दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ दोहरी नागरिकता में एक केंद्र की हो जाएगी, फिर तो एक प्रांत की हो जाएगी, एक प्रांत की हो जाएगी, समझ रहे हैं, प्रांत राज्य स्तर पर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर आप जैसे पीछे आओगे और देखोगे करा दोनों में इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। भारत में एकल न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अमेरिका में क्या ऐसा है, संभव है? बोले नहीं, अमेरिका में ऐसा संभव नहीं। तो समान व्यवस्था पाई जा रही, नहीं पाई जा रही। यहाँ पर भी करा दोनों के संविधान में 3 सूचियां, गलत बात हो गया। अगर आप भारत में देखें, यहाँ पर आइए जरा इस वाले क्वेश्चन में, भारत में देखें तो देखो भारत में क्या है कि केंद्र सूची, केंद्र सूची का विषय है, राइट। राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची, राज्य सूची का विषय, और साथ में समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। और यहां पर जो अवशिष्ट विषय है वो केंद्र को दिया गया। भारत में अगर हम देखें बेटा, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय जो हैं वो केंद्र को दिए गए। अवशिष्ट विषय किसको दिए गए? केंद्र को, भारत में खासकर। लेकिन अमेरिका में अगर हम लोग देखें, यूएसए में, यूएसए में देखो संघ सूची, संघ सूची के विषय संघ में रहेंगे। राज्य सूची है यहाँ, राज्य सूची के विषय। और यहां पर एक ध्यान देना है कि जो अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय वो राज्यों के पास है, राज्यों के पास है। यहां देख रहे हैं अमेरिका में राज्यों को पावर ज्यादा है, अमेरिका में राज्यों को पावर अधिक दिया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, समझ रहे हैं। भारत में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची प्लस अवशिष्ट विषय केंद्र के पास, यहाँ अवशिष्ट विषय राज्यों के पास है, ना कि केंद्र के पास। अंतर आ गया आपको? तो समान है व्यवस्था? बोले नहीं, समान नहीं, ये भी नहीं। तो फिर कह रहा संविधान के निर्वचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। बोले ये बात सही है, दोनों जगह पर स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया। इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से भारत में लिया गया है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर आप क्या आंसर देंगे? बोलेंगे डी फॉर दिल्ली आंसर आपका हो जाएगा। राइट स्टेटमेंट आपका क्या होगा? बोलेंगे डी फॉर दिल्ली, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप जवाब दे पाएंगे। कह रहा कि भारत एवं ब्रिटिश संविधान किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है, यह आपको पॉइंट बताना है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, दोनों देशों में। अब देखो जरा, भारत की बात कर रहा है प्लस ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। कह रहा दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, बोले ठीक बात है। अगला देखो क्या कह रहा है कि दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। फिर अगला देखो, कह रहा दोनों देशों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, संघात्मक व्यवस्था को, संघीय व्यवस्था को। फिर अगला कह रहा है कि दोनों देशों का संविधान नम्य लचीला है। अब देखो कह रहा कौन सा कथन सत्य है जो भारत में भी और ब्रिटेन में भी हो। कह रहा भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दोनों के बारे में सेम प्रारूप रखता हो। बताओ कौन सा हो सकता है। देखो पहला कह रहा दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है यार, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, सत्य है ये। क्यों? क्योंकि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ना, शासन व्यवस्था, वो बेटा ब्रिटेन से ही ली गई है, ब्रिटेन से ही भारत में संसदीय व्यवस्था आई है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी भारत में ब्रिटिश व्यवस्था, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ये आपको ध्यान रखना है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन, ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन से ली गई, तो ये साम्यता रखता है। दूसरा देखो कह रहा है कि यहां पर आंसर ए हो जाएगा, यहां साइड में ए लिख दे रहा हूं, दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान ना भाई। ब्रिटेन में जानते हैं संसद पावरफुल, वहां संसद संप्रभु है। भारत में क्या है, संसद नहीं संप्रभु। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर संसद संप्रभु नहीं, यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट है, यह न्यायपालिका कैंसिल कर सकती संसद के कानून को, समझ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आप देखो करा दोनों देशों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, गलत बात है। एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में है और भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में जो संघीय व्यवस्था वो कनाडा से आई है,
ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला कह रहा दोनों देशों का संविधान नम्य लचीला है, गलत हो गया भाई। ब्रिटेन का संविधान नम्य है, ये बात सही है, लचीला है ब्रिटेन का संविधान, लेकिन भारत के संविधान में बोलते हैं कि लचीला और जटिल का मिश्रण है। क्या बोलेंगे? लचीला और जटिल का मिश्रण है। इसीलिए भारतीय संविधान को यहां पर आप देखो, जैसे हम लोग इसको पॉइंट में देखते हैं, जैसे देखो, जैसे ब्रिटेन को अगर देखें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन का संविधान लचीला है। लेकिन अगर भारत को देखें तो भारत का जो संविधान है, समझ रहे हैं, अंशतः जटिल तथा अंशतः जटिल तथा अंशतः लचीला है। अंशतः जटिल तथा अंशतः लचीला है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या है? तो बोलेंगे अंशतः जटिल तथा अंशतः लचीला है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला है। भारत का संविधान एक्चुअली जानते क्या है? मिश्रित है, आप ये कह सकते हैं। भारत का संविधान क्या है? मिश्रित है, यानी कुछ जटिल है और कुछ लचीला है। इसीलिए तो भारत में इसी कारण भारत में संशोधन की प्रक्रिया बहुआयामी है। भारत में संशोधन की प्रक्रिया बहुआयामी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला। यहाँ पीछे क्वेश्चन का आंसर अच्छा दिया था कि नहीं? हाँ दिया तो था, ए आंसर हो गया, बाकी सब रॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्या करा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो। ये सूची फर्स्ट है बेटा, ठीक है, और ये सूची सेकंड है, से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। अब कह रहा है समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो दोस्त ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया जानती है, बहुत फेमस है, बहुत आसान है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से, सभी जानते हैं भारत में संघीय व्यवस्था तो कनाडा से आई, तो बहुत आसान है। तो समवर्ती सूची को आप कहाँ से मिला लोगे? ऑस्ट्रेलिया से मिला लोगे, ठीक है। लेकिन वहीं आप संघात्मक व्यवस्था को कहाँ से मिला लोगे? कनाडा से मिला लोगे, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर आपात उपबंध बोल रहा, तो ये तो भाई जर्मनी से मिला लोगे। फिर देखो क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है कि मूल कर्तव्य तो रूस से लिए गए। मूल कर्तव्य तो कहाँ से लिए गए? तो रूस से लिए गए। कर्तव्यों को लाया गया बाद में, एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वहीं पर अगर देखा जाए वर्तमान में तो 11 मूल कर्तव्य हैं, और जिसके लिए बाद में एक संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और 11वें मूल कर्तव्य को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए मिला लेते हैं। ए का 4 यहाँ एक से ही मिल गया। अगला करा संघात्मक व्यवस्था, बी का 2, ठीक है। अगला करा आपात उपबंध, जर्मनी, ठीक है, 1। अगला करा मूल कर्तव्य, तो रूस, तो मूल कर्तव्य रूस हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी फॉर चेन्नई आप देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपको पॉइंट ध्यान देना है, समझ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। देखो जरा क्या बोल रहा है, ये प्रस्तावना का प्रश्न आ गया है, यहाँ पर ध्यान दो। करा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। फिर कह रहा है एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। संविधान का अभिन्न अंग माना है, ये बोल रहा है। अब आपको जवाब देना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ये बेटा आपको बताना है। कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, चलो थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद इसके आंसर पर आ जाते हैं हम लोग, है ना। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। देखो जरा, जब बेटा प्रस्तावना की बात होगी, प्रस्तावना, तो देखो प्रस्तावना जो है ना, ये संविधान का आमुख है। ये क्या है? तो आप बोलोगे संविधान का आमुख है। अब आपसे प्रश्न करेगा कि भैया आमुख क्या होता है? संविधान का आमुख है। आमुख का मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा। आमुख का मतलब है कि संविधान का प्रथम पृष्ठ, संविधान का प्रथम
पृष्ठ है। क्या है? तो आप बोलोगे प्रथम पृष्ठ है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान का आमुख अर्थात संविधान का प्रथम पृष्ठ है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात आप क्या बोल सकते हो? अर्थात बोल सकते हो, अर्थात संविधान, अर्थात संविधान के बारे में, अर्थात संविधान के बारे में, संविधान के बारे में परिचय कराता है। देखिए जरा, क्या कराता है? परिचय कराता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, परिचय कराता है। तो इसी को, इसी प्रस्तावना को बोला गया कि यह संविधान का दर्शन है। ये क्या है? तो बोलेंगे संविधान का दर्शन है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, संविधान का दर्शन है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब एक्चुअली बेटा होता है कि समग्रता का ज्ञान, समग्रता का ज्ञान। यानी जब हम समग्र ज्ञान रखने लगते हैं तो हम दर्शन कहलाते हैं। दर्शन शब्द आ जाता है, दर्शन का मतलब ही समझता है। इसलिए देखो, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लोग कहते हैं ये तो यार फिलोसफर है ना? तो वही चीज है, संविधान का दर्शन, यानी संविधान को समझना है तो प्रस्तावना को समझना है। संविधान का समग्र ज्ञान हमको प्रस्तावना में मिल जाता है, उसके शब्दों में मिल जाता है। उनके शब्दों से ही पता चल जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें हैं। इसलिए दर्शन बोला गया, इसे ही संविधान की आत्मा बोला गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, संविधान की आत्मा। अब आप देखिए जरा, ये जो संविधान की आत्मा है, ये प्रस्तावना है। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आप बोलेंगे राइट स्टेटमेंट। लेकिन किसने कहा? ये न्यायपालिका, न्यायपालिका के द्वारा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम सुना होगा, ठाकुर दास भार्गव का नाम सुना होगा, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा नहीं कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखो जरा, अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अगर हम बात करें, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इन्होंने 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 अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है। हृदय कहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है। राइट स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। तो देखो जरा, यहां पर अनुच्छेद 32 को बोला, और जो बेटा अनुच्छेद 32 है ना, वो क्या है? तो ये अनुच्छेद 32, इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना, ये बोलता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और यह आपको संवैधानिक उपचार प्रदान करेगा। कैसे उपचार? संवैधानिक, ध्यान रखेंगे। तो इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि संविधान की आत्मा तथा है, ना कि प्रस्तावना को। प्रस्तावना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बोला है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पीछे अगर चले हम लोग और इसको समझने का प्रयास करें, तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? तो बोले गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। समझ गया, ये गलत हो गया। अगला करा एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो वाद है 1994 में आया, न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। बिल्कुल सही बात। एक्चुअली हम बात करना चाहेंगे प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा। ये करा इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सेकंड स्टेटमेंट सत्य है। यहाँ पर केवल 2 सही होगा बेटा, केवल 2 सही होगा। बी फॉर राइट स्टेटमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो जरा, ये यहाँ पर हम लोगों ने बात किया इसमें। अब देखो, जैसे कि एक वाद आया प्रस्तावना से संबंधित, बेरूबाड़ी वाद आया था। और वो बेरूबाड़ी वाद बहुत पहले आया था, उसमें प्रस्तावना को 1960 में एक्चुअली आया था। उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। लेकिन जब केशवानंद भारती वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का वाद जब आया सुप्रीम कोर्ट में, तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखो क्या कह रहा, संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट उसने दिया। आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 1973 में सबसे बड़ी पीठ बनी, ध्यान रखेंगे। इसी में इसने कहा कि जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो फिर संसद इसमें संशोधन कर सकती है, इसमें संशोधन
इसमें संशोधन कर सकती है, कर सकती, ये आप देख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस वाद में कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना है वह आधारभूत ढांचा है, वो मूलभूत ढांचा है, वह मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा है। ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसी बात में आया था। उसने कहा कि ये जो है ना, ये मूलभूत ढांचा है, और जो मूलभूत ढांचा होता है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यहां पर कहा गया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। देखो जरा क्या बोल रहा, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि क्या इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ 1976 में, 1973 में ये वाद में डिसीजन आया। सरकार ने इसको अपने ईगो पर लिया और उसने कहा नहीं संशोधन तो करेंगे, और उसने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया और प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। प्रस्तावना में संशोधन किया, एक ही बार संशोधन अभी तक हुआ, उसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। आप सभी जानते हैं समाजवादी शब्द का नाम सुना होगा, पंथ निरपेक्ष का नाम सुना होगा, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द का नाम सुना होगा। ऐसा नहीं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता इस शब्द के भाव पहले शामिल नहीं थे, भाव पहले भी शामिल थे, लेकिन यहाँ पर शामिल कर लिया गया। बाद में जब मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम मार्ग अपना लिया और उसने कहा कि ये जो शब्द जोड़े गए हैं मूलभूत ढांचे में, वो किसी भी प्रकार से मूलभूत ढांचे को उल्लंघन नहीं करते। ये ऐसे शब्द हैं जो उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं, ना कि उसकी शक्ति को कम करते। तो यह अर्थात एक अर्थ निकाला गया कि मूलभूत ढांचे में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो उसकी शक्ति को बढ़ाता हो, ना कि उसकी शक्ति को कम करता हो। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो पीछे चलते देखते हैं जरा। और यही बात आगे चल करके एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में, ये वाद कब आया था तो 1994 में आया है, ध्यान रखेंगे 1994 में। और उसी केशवानंद भारतीवाद की बातों को दोहराया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसे प्रस्तावना को संविधान से अलग नहीं माना जा सकता, वो उसका अभिन्न अंग है, उसका पार्ट है, वो समझ गया। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही होगा, बी फॉर बॉम्बे, राइट स्टेटमेंट। अगला देखेंगे हम लोग, देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार कीजिए। कह रहा 4 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई। अब देखो जरा 4 प्रकार के न्याय, तो यहाँ पर क्या 4 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अगर प्रस्तावना को आप पढ़ते हैं और उनके शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको अपने आप टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 प्रकार के न्याय है उसकी जगह पर 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई। आप ध्यान रखेंगे, एक शब्द बताना चाहूंगा कि धार्मिक न्याय यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। तो फिर प्रश्न उठेगा आपके सामने कि फिर यूज क्या किया गया, समझ रहे हैं ना। ये तो माइंड में आएगा कि कौन से न्याय की बातें की जा रही हैं, आर्थिक न्याय की बातें क्या की गई हैं इसमें, क्या राजनीतिक न्याय की बातें की गई, क्या सामाजिक न्याय की बातें की गई हैं यहाँ पर, तो फिर धार्मिक न्याय की बातें आखिर क्यों नहीं की गई, इस पर प्रश्न उठेगा आपका। आइए देखते हैं। अगला कह रहा है कि 4 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है बेटा। तो देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। जैसे आप देखेंगे धर्म की है, उपासना की है, व्यक्ति की है, विचार की है, इस तरह की स्वतंत्रताओं की बातें की जा रही। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समझ रहे हैं, क्लियर। विश्वास की है, तो विचार की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की है, व्यक्ति की है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, किसमें, प्रस्तावना में, ना कि मूल अधिकार में। अगर मूल अधिकार का प्रश्न होगा तो वहां पर बेटा 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन यहां तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। जब आप यहां पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो रहा, स्टेटमेंट को समझना है। अगला करा 3 प्रकार की समानता, देखो जरा करा 3 प्रकार की समानता की चर्चा की गई, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा मेरे अनुसार। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में 3 प्रकार की समानता की बात ही नहीं है, वहां तो प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता की बात हो रही। प्रतिष्ठा और अवसर 2 ही पॉइंट है, तो जब 2 है तो 3 कैसे होंगे। फिर अगला कह रहा, देखो चौथे नंबर पर आओ, कह रहा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है। यहाँ पर बेटा जानते क्या, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 26 नवंबर होना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 26 नवंबर 1949 होना चाहिए था, 25 नवंबर नहीं है। आप इसको करेक्ट कर लेंगे, 26 नवंबर 1949 है। और इस प्रकार ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अगर हम यहाँ पर 25 नवंबर को मानकर चले तब तो फिर ये भी गलत हो गया, और उसके अनुसार यहाँ पर बेटा विकल्प नहीं बना हुआ है, विकल्प इसी चौथे के अनुसार बनाया गया था, वो मिसप्रिंट हुआ है, तो उसको हम लोग अगली बार देखेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको 25 को 26 पढ़ा जाए, आप ऐसा कर लें, ठीक है। देखो मैंने 26 बना भी दिया, तो इसके अनुसार आंसर क्या हो गया,
केवल 4 आंसर हो जाएगा, यानी सी फॉर चेन्नई सत्य स्टेटमेंट आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे। 25 नवंबर उसको नहीं पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ मिसप्रिंट है। 26 नवंबर पढ़ना है, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या निकल गया, बोलेंगे चौथा निकल गया, मतलब ये सी निकल गया जिसमें केवल 4 होगा। एक्चुअली आइए थोड़ा सा अच्छा समझ लेते हैं। देखो जो संविधान है, जो संविधान है आप देख रहे हैं, ये संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, समझ रहे हैं। ये कब स्वीकार किया गया, तो आप बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और साथ में आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया, लागू किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां स्वीकार किया जा रहा है, यहां लागू किया जा रहा है। अब देखिए जरा 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 की अगर हम लोग बात करें तो इसी डेट को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत किया जा रहा है, अंगीकृत किया जा रहा है। इसी डेट को अधिनियमित किया जा रहा है, अधिनियमित किया जा रहा है। इसी डेट को आत्मार्पित किया जा रहा है, आत्मार्पित किया जा रहा है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया, अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत मतलब वो मेरे शरीर का एक पार्ट हो गया, अंग हो गया, उसे नहीं मिस किया जा सकता किसी भी सूरत में, उसे मिस नहीं किया जा सकता भाई। अधिनियमित मतलब एक्ट के रूप में पारित हो गया 26 नवंबर 1950 को संविधान। उसी प्रकार आत्मार्पित, आत्मार्पित जैसे शरीर ये जो है ना आत्मा से जुड़ा हुआ, बिना आत्मा के शरीर का कोई यूज नहीं है। उसी प्रकार बिना संविधान के हमारे इस शरीर का कोई यूज नहीं है, मतलब बिना संविधान के हम चल ही नहीं सकते। आत्मार्पित कब हुआ है, तो अब आत्मार्पित का मतलब होता है अपने ऊपर ओढ़ लेना। अब हम बिना, जैसे हम बिना कपड़ों के बाहर नहीं घूम सकते, उसी प्रकार बिना इस संविधान के हम नहीं चल सकते। इन संविधान के नियमों को हमको मानना ही मानना है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें कब से हो रही, 26 नवंबर 1949 को, वहीं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान। तो सारे संविधान के जो पार्ट हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए बेटा, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो है कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। जैसे बहुत सारे सोर्सों में 15 मिलता, बहुत सारे सोर्सों में 16 मिलता, लेकिन 16 है आपको मानना है, क्योंकि जो 15 अनुच्छेद लागू हुए वो अनुच्छेद 394 में रखकर लागू किए गए, इसलिए बोला गया उसको भी एक्टिव किया गया है, आर्टिकल 394 को भी, इसलिए उसको मिला करके टोटल 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान जो प्रक्रिया पूर्ण रूप से लागू हुई वो 26 जनवरी 1950 को। तो यही स्टेटमेंट सही हो गया, ध्यान रखेंगे। तो पीछे हम लोग आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सी फॉर चेन्नई हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको जवाब देना। देखो कह रहा कि भारतीय प्रजातंत्र, देखो क्या कह रहा, भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, यानी कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से कथन सही हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं और देखते हैं जरा। कह रहा कि जनमत संग्रह, रेफरेंडम की बात कर रहा, पहल की बात कर रहा, इनिशिएटिव की बात कर रहा, प्रत्यावर्तन रिकॉल की बात कर रहा, जनमत निर्णय की प्लेबिसाइट की बात कर रहा। कह रहा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। ये आप देख रहे हैं, सही उत्तर का चयन करें। अब बेटा यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो चारों पॉइंट हैं, ये जो चारों पॉइंट आप देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं, प्रत्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये विशेषताएं, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं। और भारत जैसे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर होता है जहां पर जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि शासन करता है, समझ रहे हैं। जैसे भारत में क्या है, जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, अब जनता ने यहाँ पर अपने सारे अधिकारों को सौंप दिया है अपने प्रतिनिधि को, अब वो प्रतिनिधि जैसा भी शासन करे वो सही माना जाएगा, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, समझ रहे हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये रिकॉल सिस्टम होता है, वापस सरकार को बुला लेने का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या भारत के संदर्भ में ये बातें कुछ सही होंगी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही नहीं होंगी, आपको जवाब देना है, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं होंगी ये बातें। तो यहाँ पर केवल 1 2 केवल 2 3 4 ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप आंसर दो आसानी से, उपयुक्त में से कोई नहीं, समझ गए। डी फॉर दिल्ली आपको आंसर देना है कि कोई भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था भारत में लागू ही नहीं होती।
ये तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देशों में, जैसे स्विट्जरलैंड को हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश मानते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर मानते हैं स्विट्जरलैंड देश को। वहां पर चूंकि ये चारों विशेषताएं वहां पर आपको दिखाई पड़ती हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, ये कौन सा कथन असत्य है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, तो आप देखिए जरा, हमको गलत बताना है, हमको ये नहीं बताना है कि कौन सा सही है, हमको गलत बताना है। कह रहा है यश के धर, ये यश के धर आयोग है बेटा, ये घर नहीं है, थोड़ा सा धर आयोग है। यश के धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया की समिति ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पर ये बी पॉइंट होना चाहिए, जो यहाँ आ गया, ठीक है। अगला करा सी फजल अली, ये फजल अली है। फजल अली आयोग ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार को स्वीकार कर लिया था। अगला करा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जो यस्केधर आयोग बना वो बेटा 1948 में बना, 1948 में बना यस्केधर आयोग। और जब 1948 में यस्केधर आयोग बनाया गया तो उससे ये पहला प्रश्न पूछा गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, अगर पुनर्गठन करना ही है तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम पुनर्गठन कर सकते हैं। प्रशासनिक सुविधा को 1948 में बना था, और ये जो एसके धर साहब थे यही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। 4 इसमें सदस्य थे, उन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि भाषाई आधार पर गठन नहीं हो सकता, हाँ प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए गठन किया जा सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया की समिति ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था, यह बात बिल्कुल सही है, अस्वीकार कर दिया गया। इस समिति को जानते हैं शॉर्ट में जेवीपी समिति बोलते थे। जेवीपी समिति 1948 दिसंबर में आई, 49 में इसने अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंप दिया। अगला कह रहा है कि फजल अली आयोग, फजल अली आयोग जो था ना, ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, 1953 में बना था। 3 सदस्य थे, अध्यक्ष फजल अली थे, 2 अन्य सदस्य थे, एक के.एम. पडिक्कर साहब थे, एक पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब थे। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अगला कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 में आया। और जब 1956 में आया तो उसी समय बेटा एक 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, और उस 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया कि राज्य की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और कुल मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके निर्मित हो गए। तो ये आपका डी भी सही हो गया। तो गलत कौन सा है, तो हमको असत्य बताना था, तो यहाँ पर ए फॉर इलाहाबाद आपका आंसर हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखो जरा, ये आप देखेंगे, ये कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग हैं और विचार करना है, आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द, ये देखो क्या कह रहा, फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ये कह रहा भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग यानी संघ शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। बहुत बड़ी बात बोल रहा है, जबकि आर्टिकल फर्स्ट पढ़ोगे ना बेटा तो कहता भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, लेकिन वो जो राज्यों का संघ है ना वो इंडिविजुअल नहीं है, वो राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। यूनियन ऑफ स्टेट, उसका तात्पर्य है कि भारत में जो संघ का निर्माण हुआ है ना वो राज्यों ने मिलकर नहीं किया, वो जनता ने मिलकर किया है, इसीलिए यहाँ पर जनता सर्वोच्च है, ध्यान रखेंगे। दूसरा कह रहा भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कह रहा कौन सा है, कौन से कथन सही हैं, तो आप बोलोगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ध्यान रखना। सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए। देखो यहाँ आर्टिकल जो फर्स्ट है बेटा ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो फर्स्ट है वो बोलता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। देखिए जरा क्या कह रहा, ये जो राज्यों का संघ शब्द है ना इसी को बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। और इसी यूनियन ऑफ स्टेट, अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नाम क्या रखा गया, तो भारत अर्थात इंडिया, समझ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। राज्यों के संघ का मतलब क्या है, राज्यों का संघ। अच्छा हाँ, इसकी अगर बात करें, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट आप देख रहे हो बेटा, यूनियन ऑफ स्टेट, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया, तो आप बोलोगे कनाडा से लिया गया, भारत में आया कनाडा से।
यूनियन ऑफ स्टेट। थोड़ा सा इंग्लिश शब्दों का भी यूज जरूर करना, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इंग्लिश टर्म्स को आजकल हम देख रहे हैं कि इंग्लिश टर्म्स को हिंदी में लिखा जा रहा है आजकल, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखिए जरा, आपके सामने क्वेश्चन है, करा भारतीय राज्यों में इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अब देखो जरा, यहाँ क्या लिख रहा, ये कह रहा हमको गलत बताना है, सही नहीं है। यानी इसमें 3 स्टेटमेंट सही है और 1 गलत है। अब आपको पकड़ना है, राज्य के निर्माण के संदर्भ में है, भारतीय राज्यों में इसके क्षेत्र के संबंध में कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। ये पहला स्टेटमेंट है बेटा, समझ रहे हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि, ये देखो यहाँ बी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था बी पॉइंट, इसको रेड से ही लिखता हूँ, ये बी पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, तो आप बोलोगे ये बी पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये बी यहाँ पर है, ठीक है। ये कह रहा कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, नाम एवं सीमा पर प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा, हम लोग नए राज्य के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे विस्तृत। अगला कह रहा है, ये देखो यहाँ थोड़ा सा क्रम बदल रहा है, गलत हो रहा है, यहाँ पर क्रम को सुधारने की जरूरत है। ये संसद संविधान के अनुच्छेद 2 एवं 3 में उल्लिखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, 368 के तहत बोल रहा है संशोधन माना जाएगा। फिर देखो अगला क्या कह रहा है, फिर अगला कह रहा है कि ये डी नंबर पर कि भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल दिया एक साथ, अब आपको समझने की आवश्यकता है। पहला कॉन्सेप्ट कह रहा कि नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। बोले सही बात है, अगर नए राज्य का निर्माण करना है बेटा तो अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा कार्य होता है, और जब भी नए राज्य के निर्माण से संबंधी प्रस्ताव आएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति जब तक स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा तब तक ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कार्य होगा तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के पास इस प्रस्ताव को भेज देता है और समय सीमा निश्चित कर देता है कि आप उस समय सीमा में अपने विचार दे सकते हैं, अपने विधानमंडल में इसको पास करके रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को दे सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार राज्य की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं, उधर राज्य भी केंद्र सरकार की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन केंद्र सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समय सीमा जैसे ही बीतेगी वैसे ही केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को विधेयक बनाएगा और संसद में ले आएगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ला सकता है। उसमें यह कंडीशन नहीं कि नए राज्य के निर्माण का जो प्रस्ताव है केवल लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में आ सकता है। जिस भी सदन में आएगा संसद वहां पर क्या करती है कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास करती, साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास करती, और साधारण बहुमत से जब प्रस्ताव पास होता है तो दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन में अगर साधारण बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति चूंकि पूर्व स्वीकृति दे चुका है इसलिए वो हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता, वो हस्ताक्षर करता ही करता है, और जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं वैसे ही नए राज्य का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई कार्य किए जाते हैं तो उसे संविधान संशोधन का दर्जा नहीं दिया जाता प्रभु। और यहाँ पर बोल रहा, देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या करा कि संसद संविधान के अनुच्छेद 2-3 में उल्लिखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। गलत बात है, संशोधन नहीं माना जाएगा, समझ रहे हैं, ये सी पॉइंट गलत हो गया। अगला करा, भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। देखो यहाँ ये कहा गया कि अगर भारत अपने भू क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को देता है तो क्या ऐसा कार्य 2-3 के तहत किया जा सकता है? बोले नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा प्रश्न है, एक बार वाद आया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भारतीय भू क्षेत्र है उसको विदेशों को देना है, विदेशी किसी राज्य सत्ता को देना है तो आप संविधान संशोधन करके ऐसा कार्य कर सकते हैं। लेकिन फिर वहां पर बोला गया, लेकिन अगर कोई सीमा विवाद का मामला है तो फिर भारतीय जो संसद है ऐसा कार्य सामान्य कार्यपालिका के तहत कर सकती है, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट कौन सा गलत हो गया, हमको गलत बताना है तो सी फॉर चेन्नई स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ आंसर कौन सा हो गया, सी,
यहाँ पर आंसर कौन सा निकल गया? गलत, सी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर यह करा, निम्नलिखित पर विचार करो कि दादरा एवं नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। गलत बात है। जो दादरा नागर हवेली, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं बेटा तो वहां पर आप देखिए जरा, ज्योग्राफी की अगर कंडीशन ले लो, अगर जैसे ज्योग्राफी की कंडीशन आप ले लो, यहां पर दादरा नागर हवेली की स्थिति है, ये यहां ऊपर गुजरात है, यहां नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ये दादरा नागर हवेली की स्थिति, लैंडलॉक्ड, ध्यान रखेंगे, लैंडलॉक्ड। और इस दादरा नागर हवेली पर ये जो आपका दादरा आप देख रहे हैं, दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली जो आप देख रहे हैं, इस पर एक्चुअली पुर्तगालियों का शासन था। किसका शासन था? तो बोलेंगे पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों का शासन था, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसका शासन था? तो बोलेंगे पुर्तगालियों का शासन था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बेटा दमन और दीव है, दमन और दीव, देखो यहाँ पर क्या है? दीव है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है? दमन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो दमन और दीव आप देख रहे हैं, इस पर भी पुर्तगालियों का शासन था, इस पर भी पुर्तगालियों का शासन था, ध्यान रखना, पुर्तगालियों का शासन था, समझ रहे हैं, पुर्तगालियों का शासन था। यहाँ पर जो आप देखेंगे इस तरफ पुडुचेरी, उस पर आप देखेंगे तो फ्रांसीसियों का शासन था, ध्यान रखेंगे। तो पीछे आप देखो विकल्प में कहा कि दादरा नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था, गलत बात है। करा पुडुचेरी पर पुर्तगाल के अधीन था, गलत बात है, यहाँ फ्रांसीसी का था शासन। अगला करा पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। मेरे भाई अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो देखो पुडुचेरी यहाँ पर है, तमिलनाडु में पुडुचेरी, समझ रहे हैं। इसी पुडुचेरी का एक भाग यहाँ कराईकल है, कराईकल, ये आपका तमिलनाडु, इधर केरल है, और इस केरल में यहाँ तट पर माहे है, जो पुडुचेरी का ही भाग है। यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ आंध्र प्रदेश में भी यनम आपने नाम सुना होगा, समझ रहे हैं, वो भी आपका पुडुचेरी का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार पुडुचेरी भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित, कौन से राज्य हैं? तो आप बोलोगे तमिलनाडु, ये आप देख रहे हो तमिलनाडु, और कौन सा है? तो बोलोगे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और कौन सा है? तो आप बोलोगे केरल है, केरल, ये आप देख रहे हो केरल है ना। इतने राज्यों में फैला हुआ, तो स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया? तो केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है। कौन सा कथन सही है? तो बोलेंगे सी फॉर चेन्नई आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा निकल गया? सी, है ना। आसान क्वेश्चन था, आप जवाब इसका दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त ये रहा, देखिए जरा, कहा कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। और कहा उससे पूर्व, देखो जरा पढ़ते समय शब्दों को पकड़ बना के रखो, भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित, 4 भागों में विभाजित किया गया था, आबा सादा करके विभाजित कर दिया गया था। फिर कह रहा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये देखो जरा क्या क्या कह रहा, ये कह रहा कि जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है को निम्नलिखित, ये निम्नलिखित इसको मानो, है ना, निम्नलिखित में से किस समूह अब्लिक भाग में रखा गया था? भाग का में, भाग खा में, भाग घा में, भाग घा में, ये आपको बताना है। ये कह रहा कि स्पेशली अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस में रखा गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्त आपको बोलना है कि भाग घा आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी में आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आइलैंड किस में आ रहा है? तो स्पेशली अगर अंडमान निकोबार आइलैंड की बात किया जाए तो भाग घा में था, भाग डी में था। आसान क्वेश्चन था, आप जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे 18वें नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा कि भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। क्या ये बात सही है? देखो जरा क्या करा भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। फिर अगला करा अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता। देखो जरा क्या करा, संविधान की कठोरता बोल रहा है भाई। अगला देखो क्या करा कि संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व, देखो जरा ये स्टेटमेंट बेहतरीन है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। फिर कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, हमको सत्य बताना है, हमको सही बताना है स्टेटमेंट। चलिए जवाब दीजिए, केवल 1 सही, केवल 1 2 सही, 3 सही, केवल 2 3 सही, क्या हो सकता है? देखो भाई भारत में संसदीय प्रणाली है, ये तो सही है। अध्यक्षीय प्रणाली भारत में नहीं है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है ना भाई, संविधान की कठोरता नहीं, एकल न्यायपालिका की बातें की जाती है यहाँ पर, समझ रहे हैं। आगे देखो कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यहाँ पर ये लिया गया है कि जैसे ब्रिटेन से भारत में व्यवस्था आई, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति क्यों? क्योंकि वो निम्न सदन है, क्योंकि वहाँ जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जाते हैं, और जब प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जनता द्वारा वहाँ पहुंचेंगे और उन प्रतिनिधियों का सम्मान होगा तो समझ लो जनता का सम्मान होगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यक शर्त है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया वो सारी मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों का निर्णय हो जाता है, मंत्रिमंडल के जो प्रधान ने निर्णय ले लिया है, यानी जो भी निर्णय मंत्रिमंडल के प्रधान ने लिया, मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? पीएम होता है, उसने जो भी निर्णय लिया वो सामूहिक निर्णय हो जाता है सभी का, कोई भी मंत्री उससे असहमत नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट केवल तीसरा सही हो जाएगा बेटा, ये आप बोलेंगे सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है, ये आपको बताना है। कह रहा गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो, गणतंत्र जो व्यवस्था होती है ना, उसका मतलब होता है कि जिस भी राज्य में, जैसे फ्रांस से भारत में गणतंत्र व्यवस्था आई, तो उसका तात्पर्य ये होता है कि गणतंत्र का मतलब है कि वहाँ का जो राजा होगा, राष्ट्र का जो भी अध्यक्ष होगा, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव ले लो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं, भारत में अप्रत्यक्ष विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वंशानुगत परंपरा नहीं होगी, वंश परंपरा नहीं होगी। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है, गणराज्य शब्द जहां जुड़ जाएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जहां जुड़ जाएगी, वहां वंशानुगत शासन न होकर के शासक जो होगा, प्रमुख जो होगा, उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। तो देखो, ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, सही बात है, सही, हमको गलत बताना है। अगला, गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, यस, यहां पर शासन में क्या होगा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला करा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि, यस, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। भारत में जनता जो है राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनती, जनता क्या करती है? अपने सांसदों को चुन लेती है, अपने विधायकों को चुन लेती है, वो लोग जाकर के वहां वोटिंग करते हैं, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाती है, तो ये भी सही हो गया। तो फिर कौन सा असत्य है? तो बोलेंगे डी फॉर दिल्ली असत्य है, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, डी। और देखेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? जनता है, संसद है, संविधान है, कार्यपालिका है, इसमें से कौन है? देखो, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है ना, उसकी शुरुआत होती हम भारत के लोग, यानी यहाँ पर जनता प्रमुख है, वही संप्रभु है, समझ रहे हैं? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ सर्वोच्च कौन है? संसद, संविधान, कार्यपालिका नहीं, जनता, जनता यही सर्वोच्च है, यही सर्वोच्च है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं? संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। तो आज के सेशन में आप लाइव सेशन में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, समझ रहे हैं? ओके, थैंक यू।